नमस्कार, स्वागत है आपका 11 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल के मिंटो हॉल का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सौगात देने जा रहे हैं। गोपाल भार्गव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज यह सौगात जो महाविद्यालय भवनों की, स्कूल भवनों की, छात्रावासों की, अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेज के निर्माण भी हुए हैं, सारी चीजों की जो राज्य के लिए मिल रही है, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि एक संस्था के माध्यम से इस काम को करवाएं। वह संस्था इस कार्य में सफल रही है। मैं आज के दिन हमारी सरकार के द्वारा, हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा दी गई सौगात के लिए धन्यवाद देता हूं और प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के नवनिर्मित शाला भवनों, कन्या शिक्षा परिसर एवं छात्रावास भवनों, जिनका निर्माण 497.7 करोड़ की राशि से हुआ है, उनका लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आज लोकार्पित किए गए भवनों के फोटोग्राफ्स दर्शाते हुआ एक प्रस्तुतिकरण अब आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश की स्कूली शिक्षा को बेहतर दर बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार शैक्षणिक भवनों को भी सर्व सुविधायुक्त बना रही है। इसी कड़ी में आज आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि से निर्मित भवनों का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के घर कमलों से संपन्न हो रहा है। इन सभी भवनों की गुणवत्तायुक्त और समय परक निर्माण में लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई BIU ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन भवनों में पड़ेगी प्रदेश की तरुणाई और इन भवनों में गढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इन्हीं भवनों में पुख्ता होगी स्वर्णिम मध्य प्रदेश के कर्णधारों की नींव। आज स्कूल शिक्षा विभाग के 129 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवन, जिनकी लागत रुपए 135.98 करोड़ है, इनका लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इन हाई स्कूल भवनों की इकाई लागत 88 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों के निर्माण की इकाई लागत 1 करोड़ 75 लाख रुपए है। ये 129 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल 26 जिलों के अलग अलग स्थानों पर निर्मित हैं। इन शाला भवनों के निर्माण से लगभग 21,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बेटियों की शिक्षा सुविधाजनक और साधन संपन्न हो, इस दृष्टि से आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 13 सर्व सुविधायुक्त भवनों का लोकार्पण भी आज हो रहा है। इनमें से प्रत्येक भवन की लागत 27 करोड़ 46 लाख रुपए है। प्रत्येक परिसर में लगभग 5 बालिकाएं रहवासी एवं शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। बढ़ेगा मध्य प्रदेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 3 जिलों के जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। सबसे पहले भोपाल जिले के शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर कोलार के संवादकर्ताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का परिचय करा दूं। श्री रामेश्वर शर्मा माननीय प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के अलावा यहां से श्रीमती सुखरानी पाल अभिभावक और श्रीमती मंजू तिवारी प्राचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस भवन की कुल लागत 100 लाख रही है और 605 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार। अकबरपुर में उपस्थित हमारे प्रोटेम स्पीकर साहब रामेश्वर जी और शिक्षा परिवार के मेरी बहन और भाइयों को, हमारे गांव में इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं
11th 12th में बताएंगे कुछ? सर यहाँ पर 723 बच्चे पढ़ते हैं सर 6वीं से 12वीं तक। अच्छा, स्कूल जो बना है वो इतने बच्चों के लिए पर्याप्त है? सर पर्याप्त तो नहीं है सर, अब दूसरी मंजिल फिर से बनेगी तो पर्याप्त हो जाएगा। एक मंजिल जो अभी बनी है उसमें कितने बच्चे बैठ सकेंगे? सर इसमें 100-150 बच्चे बैठ पाएंगे सर मुश्किल से। 4 कमरे हैं सर पढ़ने के लिए, एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है सर, एक आर्ट और क्राफ्ट का रूम है और एक कंप्यूटर रूम है सर, लाइब्रेरी है। पढ़ने के लिए सर 4 ही रूम है बस। अच्छा, इसके पहले फिर इतने बच्चे कैसे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते सर थे? पुरानी बिल्डिंग में आवाज आ रही मेरी? ये अकबरपुर से उमरिया कैसे पहुंच गए एकदम? एक बार फिर अकबरपुर जोड़े। कौन देख रहा है? अकबरपुर जोड़िए, अकबरपुर की बात पूरी नहीं हुई। संभव है या पहले उमरिया बात कर ले? उमरिया में बात करना थी। उमरिया में कौन है जरा? माननीय मुख्यमंत्री जी, उमरिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, और वहां से अभिभावक श्री पुरुषोत्तम सिंह, कुमारी आंचल के पिताजी हैं ये हमारे साथ उमरिया से जुड़ रहे हैं। विशिष्ट विद्यालय कन्या परिसर उमरिया, इसकी लागत 27.46 करोड़ रही है और 490 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। माननीय मंत्री जी से तो चर्चा होती रहती है। अभिभावक जो बैठे उनका नाम क्या है? आपका नाम बताइए पहले। पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम जी, कैसा बना है कन्या शिक्षा परिसर? बढ़िया बना है सर। देखा या वैसे ही बाहर से बैठ के कह दिया आपने बढ़िया बना है? देखा है सर, देखा है। देखा है? पूरा घूम के देखा हूँ सर। अच्छा, टॉयलेट वॉयलेट सब है? सब जी है, टॉयलेट है और बाथरूम है, सब व्यवस्था है सर। रहने के कमरे भी ठीक है? रहने कमरे बढ़िया है, पढ़ने के लिए भी कमरा बढ़िया है। इसमें लैब और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है? व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था है और पूरे व्यवस्था है। अभी कोविड काल में अभिभावक के साथ तो हमारे स्कूल परिवार के भी हमारे साथी होंगे ना, यहाँ शिक्षकगण है कोई? जी जी सर, मैं प्राचार्य हूँ। प्राचार्य जी, अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही कोविड के दौरान? सर कोविड के दौरान अभी ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं सर, वेबएक्स के माध्यम से, लेकिन कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं। कितने बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन में? ये 30% बच्चे जुड़ पाते हैं सर। बाकी के लिए हम घर में पुस्तक पहुंचवा दिए हैं, घर में पुस्तक से पढ़ते हैं और जहां कठिनाई आती है तो शिक्षकों से फोन करके संपर्क, वो समस्या निवारण करते हैं। सब बच्चों तक पुस्तक पहुंच गई, ये सुनिश्चित कर लिया? जी सर, सब बच्चों के पास पुस्तकें पहुंच गई हैं। हमारे जो शिक्षक अध्यापक गण हैं वो घरों पे जा रहे हैं बच्चों के? जी बीच बीच में जाते हैं और ये अभी 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के घरों में संपर्क करते हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अपने अभिभावक से स्वीकृति लेके स्कूल में बीच बीच में आके और समझते हैं। ऐसे कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं? जैसे आपने कहा 30% जुड़े हैं ऑनलाइन शिक्षा से, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जो बीच बीच में अपने गाइडेंस के लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं और अपने अध्यापकों से, शिक्षकों से संपर्क करते हैं? सर हमारे परिसर के बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, तो आने जाने की समस्या है तो कम आ पाते हैं सर। 10% बच्चे आ पाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्कूल अभी प्रारंभ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो आपका और अभिभावकों का क्या मत है? अभी तो अभिभावक तो परेशान हो गए हैं, घर में बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं चालू किया जाए। लेकिन हमारा कहना है सर, अभी कुछ दिन तक उनको घरों में ही रखा जाए तो ठीक रहेगा। मतलब दिवाली के बाद ही शुरू करवाएं पढ़ाई? जी सर।
चलिए तब तक बच्चों को ठीक से गाइडेंस देते रहिए। और ये कन्या शिक्षा परिसर बना है 27 करोड़, कितना बताया आपने, 27 करोड़ रुपए की लागत से, 27.5 करोड़ रुपए की लागत से। इससे हमारी बेटियों को शिक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। आपको बधाई मीना सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अगले अकबरपुर से कनेक्ट हुआ क्या? अकबरपुर फिर कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था समझ में नहीं आया। तो मैं ये पूछ रहा था, प्राचार्य महोदय बता रहे थे कौन? अभी तो वही बता रहे थे। अभी उत्तर कौन दे रहे थे? प्राचार्य दे रहे थे। हाँ, अभी प्राचार्य महोदय दे रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि बाकी बच्चे फिर पढ़ते कहाँ थे? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर पुराना विद्यालय है, उसमें रूम है, 2 सेट भी बनाए गए हैं, कुछ निधि से पैसा देकर तैयार किया गया है, तो उस हिसाब से बैठने की व्यवस्था थी। और बीच में आपसे ही इसकी स्पेशल स्वीकृति ली गई थी इस भवन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह पर्याप्त थी और भवन की कमी है। तो अभी कुल मिलाकर शिक्षा सत्र के लिए बच्चों को बैठने के लिए हमारे पास स्थान है। अगर थोड़ा और स्वीकृति जब भी मिलेगी तो नवीन परिसर के लिए और उत्साहित और ललायत जो बच्चे होते हैं कि नई बिल्डिंग बन गई। हालांकि इसमें हमने एक खेल का भी इंडोर हॉल तैयार किया गया है, यहाँ खेल के लिए भी इंडोर हॉल तैयार है। बीच बीच में शासकीय कई परीक्षाएं भी उस बड़े हॉल में होती हैं, बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य गेम्स भी यहाँ पर बच्चों के साथ करते हैं। तो अब धीरे धीरे जो बैठने की व्यवस्था है वो हमारे पास अभी वर्तमान उपस्थिति के लिए पर्याप्त है। बाकी गतिविधियां भी स्कूल में होती है, सुन के रामेश्वर जी बहुत खुशी हुई। पीआईयू वाले ये बताएंगे क्या कि इस फाउंडेशन इसका ऐसा है भवन का कि इसके ऊपर भी हम एक मंजिल और खड़ी कर सकें? नहीं सर, मुझे लगता है कि हाँ, पीआईयू नहीं बताएंगे, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि जब इसके निर्माण का भूमि पूजन मैंने किया था तो इसी शर्त पर किया था कि इसको 3 माला बिल्डिंग बनाना है, क्योंकि अब शहर के अंदर हमको जो है वर्टिकल बढ़ना पड़ेगा कि क्षेत्रफल और जगह के अभाव को ध्यान में रखते हुए। इसलिए इस बिल्डिंग को 3 माला बनाने की दृष्टि से इसका फाउंडेशन तैयार किया गया है उस समय। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ गोपाल जी, हम आगे से ये तय कर ही लें कि जो भवन बनेंगे उनका फाउंडेशन हम ऐसे ही बनाएंगे कि भविष्य में ऊपर हम और कमरे बना सकें, क्योंकि ये बात सही है, अब जमीन इतनी नहीं है कि परिसर का विस्तार कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छे। तो फिर आगे इसमें संभावना ऊपर भवन बनने की है, तो उस दिशा में आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको एक और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके नेतृत्व में हुजूर विधानसभा में 13 नवीन भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और 5 बिल्डिंगें हमारी प्रस्तावित हैं और लगभग वो स्वीकृति की प्रत्याशा की ओर अग्रसर है। आप सजग विधायक हैं और अब तो प्रोटेम स्पीकर है, आप करवा ही लेते हैं सारे काम। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, अभिभावक भी उत्तर दे सकते हैं। मन में एक विचार ये आता है, कोई स्कूल हम बंद नहीं करेंगे अभी, लेकिन अगर हम स्कूल ऐसे बनाएं कि एक जगह स्कूल का विशाल भवन हो जहां 10,000 बच्चे पढ़ सकते हो, प्रॉपर लैब हो, लाइब्रेरी हो, पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित हमारे शिक्षक, गुरुजन, अध्यापकगण हो, खेलकूद का परिसर हो, और वहां आसपास के 25-30 किलोमीटर के बच्चे आसपास के गांव से पढ़ने आए। रोड्स की व्यवस्था अच्छी बन गई है, कहीं वो समस्या रही नहीं है, सड़कों का जाल बिछ गया है। आधा घंटे में 20 किलोमीटर से कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 40 मिनट लगेंगे। और जो 5-10 किलोमीटर दूर के गांव के बच्चे हैं वो तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बसों से बैठ के आए, दिन भर अध्ययन करें और शाम को फिर अपने घरों में, गांव में पहुंच जाएं। ये कल्पना दिमाग में है, इसको साकार रूप देने की इच्छा है। तो ऐसे अगर बड़े स्कूल बने जहां संपूर्ण व्यवस्थाएं हो तो कैसा रहेगा, मैं राय जानना चाहता हूं। अच्छा रहेगा। आपने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया क्योंकि मन में आता है कि हर जगह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना उतना संभव नहीं होता। शिक्षकों के लिए
गुणवत्तापूर्ण आवास और बाकी चीजों की भी आवश्यकता होती है। हर गांव में वो भी नहीं मिल पाती। अगर हम ये करेंगे तो शिक्षा के बड़े केंद्र बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। तो मेरे इस विचार से सब सहमत है ना? जी। अगर सहमत हो तो इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिल्कुल हाँ बोलिए कुछ। सभी सहमत हैं पूरे अकबरपुर के। और ये सर ऐसा है कि आपका ये जो सुझाव है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाएगा। ये बात सही है कि आज एक्सीलेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस डिमांड को इस तरह के कैंपस पूरे कर सकते हैं। और आपकी इस कल्पना के लिए हम हृदय से धन्यवाद भी देते हैं और एक बार करतल ध्वनि बजाकर आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। और आप चाहेंगे तो हम इसके लिए पर्याप्त जमीन भी ढूंढ कर देंगे। ये तो एक तरह से शिक्षा का पूरा परिसर हो जाएगा कि वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों के भी आवास अगर वहां तैयार होंगे तो शिक्षा का मंदिर और शिक्षा का घर हो जाएगा। हम इस कल्पना के लिए आपका हृदय से बारंबार धन्यवाद देते हैं। और बहुत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप हमने बनाया है, उसमें इस बात की हमने डिस्कशन करके, चर्चा करके व्यवस्था की है कि हम 10,000 ऐसे स्कूल 3 साल में मध्य प्रदेश में तैयार करेंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के विशेष केंद्र होंगे। और आप सब भी इससे सहमत हैं। आपको धन्यवाद। अब एक जगह और बात करना है। शाहजहांपुर के बहुत धन्यवाद अकबरपुर के सभी साथियों को, रामेश्वर जी को, हमारे शिक्षकगण को, प्राचार्य जी को, अभिभावकों को। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन कड़वाला, जिला शाहजहांपुर से जुड़ेंगे। ये जो विद्यालय है ये 100 लाख की लागत से बना है। 195 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नंदकिशोर पाटीदार, माननीय सरपंच कड़वाला, श्री रामचंद्र पाटीदार जो अभिभावक हैं छात्रा कुमारी सुरक्षा के, और प्राचार्य श्री धर्मेंद्र कुमार यादव। नंदकिशोर जी सहित सभी प्राचार्य जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कैसा बना है स्कूल का भवन? अच्छा बना, बहुत ही अच्छा सुंदर बना है। हाँ बिल्कुल। आपने घूम के देखा? हाँ देखा नहीं। अच्छा। गांव के सभी लोग हैं। गांव में बहुत अच्छा स्कूल बना है, पर्याप्त जगह है, मैदान है। अच्छा, गांव में ये स्कूल कब खोला था कड़वाला में? 2002 में हाई स्कूल की क्लास लगी थी और 2013 में हाई सेकेंडरी हो गया था सर। तो 2013 में हायर सेकेंडरी हो गया। अभी बच्चे कितने पढ़ते हैं प्राचार्य जी बताएं, शायद या आपको जानकारी हो तो आप बता दें। हाँ प्राचार्य बताएं। आदरणीय महोदय नमस्कार। हाँ। मैं धर्मेंद्र यादव। 195 बच्चे हैं सर इस बार। पिछले सत्र में 155 बच्चे थे। हाँ। अब इस बार 195 बच्चे हो गए हैं। तो 195 बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान है इसमें? हाँ, इसमें बहुत ही पर्याप्त, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। कमरे भी ठीक है, कमरों में खिड़की दरवाजे भी ठीक है? हाँ, खिड़की दरवाजे वगैरह सब ठीक है। स्टाफ रूम अलग है, बच्चों के लिए, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट वगैरह है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये भवन तो बन जाते हैं, लेकिन भवन बनने के बाद उनका रख रखाव हो जाए, टॉयलेट है, बाथरूम है, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था और बाकी चीजें कैसे होगी, इसके बारे में सोचा है? अब ये हम हमारे स्तर से अब जनप्रतिनिधि से इनसे ही करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सरपंच महोदय हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। उन्होंने पिछले सत्र भी माइक मशीन स्कूल में दान दी है, तो जनप्रतिनिधि बहुत यहाँ के सतर्क रहते हैं इस मामले में। तो हम भी जब भी आवश्यकता लगती है वो हमारा सहयोग करते हैं। सरपंच साहब से मेरा कहना है कि मैंने कई जगह देखा भवन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बाद में रख रखाव नहीं होता। किसी की खिड़की निकल गई, कहीं का कांच टूट गया, कहीं का किवाड़ टूट गया, बाथरूम की सफाई नहीं होती, तो वो फिर लगभग गंदी स्थिति में रहते हैं। तो स्कूल और आप मिलकर कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे कि रख रखाव भी हो, देखभाल भी हो, भवन सुरक्षित भी रहे और स्वच्छता भी रहे? बताएंगे सरपंच साहब? हम समय समय पे इसको देखते रहेंगे और आते रहेंगे, गांव वाले भी और सब मिलके सर से इसके लिए जो भी हमसे होगा, मतलब गांव में सफाई कर्मी भी है तो उनसे भी हम
हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पे सफाई के लिए उनको भी भेजेंगे कि भैया आप भी देखो, बाकी सर भी करवाएंगे, हम सब मिलके करेंगे सर इसको। बस पंचायत से तय कर ले कि स्कूल के साथ मिलके जी सर, कैसे नियमित स्वच्छता की व्यवस्था हो और भवन का रखरखाव भी बेहतर होते रहे। प्राचार्य जी, रिजल्ट कैसा आया था इस साल स्कूल का, कितने % था? आदरणीय महोदय, इस बार रिजल्ट 70% बना है, जिसमें से 4 बच्चे लैपटॉप में हैं, 4 बच्चों को लैपटॉप की राशि मिल गई है, और जिसमें एक छात्रा यहीं पे आप साथ में है, यहीं पे खड़ी है, वो बेटी है, सुरक्षा पाटीदार है, वो 85.5% लाई है वो। चलिए बधाई, सुरक्षा आपको। बेटी लैपटॉप मिल गया आपको? लैपटॉप के पैसे मिल गए? मिल गए। अकाउंट में आ गए थे? आ गए। फिर क्या किया उन पैसों का? अभी कुछ नहीं किया, आगे पढ़ाई में खर्चे करेंगे। लैपटॉप में नहीं करोगी बेटी? नहीं, लैपटॉप में नहीं, पढ़ाई में खर्च करेंगे। ये तो रास्ता निकाल लिया थे। चलो तुम खुश रहो जिसमें खर्चा करना हो, लेकिन लगे वो पढ़ाई में ही। हाँ। आगे क्या बनना है बेटी? आगे मुझे पटवारी बनना है। देखो एकदम साफ और दिल की बात, और कोई भी जवाब हो सकता था, लेकिन मन में जो भाव है, मैं बेटी बहुत बधाई देता हूं इस साफ गोई के लिए। जो बनना है अपन ने बता दिया, और मेरा पूरा विश्वास है तुम बन के रहोगी, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। बहुत बधाई देता हूं। और हर पद पर रह के बेहतर सेवा की जा सकती है। अच्छा, एक बात और बेटी मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बताइए। ये जो मैंने अभी बात पूछी थी अकबरपुर में, कोलार में, कि हम अगर ऐसे स्कूल बना दें जहां आसपास के गांव के बच्चे आए और वो सुविधापूर्ण हो, बसों से बच्चे आए, पढ़ें, जाएं, जैसा मैंने बताया कि बड़े स्कूल जिनमें 10,000 की संख्या हो, शिक्षक पूरे हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, सारी जो आधुनिक जरूरतें हैं वो हो शिक्षा के लिए, तो ये विचार कैसा लगता है बेटी आपको? बहुत अच्छा लगता है ये विचार। तो इसी को क्रियान्वित करें आगे। हाँ। ठीक है बेटी, मेरी शुभकामनाएं आपको, सुरक्षा, खूब आगे बढ़ो। बहुत बधाई, और कड़वाला वालों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मामा जी। खुश रहो बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, जब कोविड काल में, मैं पहले पीआईयू को बधाई दूंगा, आपने स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया है गोपाल जी, आप और आपकी टीम ने। आपने कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण का काम पूरा किया है। आदरणीय गोपाल जी, बहन मीना सिंह जी मेरे साथ जुड़ी हैं, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, नीरज जी, पल्लवी जी, रश्मि जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे शिक्षा परिवार के सभी साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहबान, अभिभावकगण, हमारे बेटे बेटी और पत्रकार मित्रों, कोविड काल में आज स्कूल भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिसर भी बने हुए हैं। देखिए, शिक्षा हम दें इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा देने का जो स्थान हो, मतलब विद्यालय हो, वो ऐसा हो कि जहां ढंग से बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकें। एक जमाना था कभी जब पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। हम जब पढ़ते थे तो हमें अपने घर से बस्ता तो ले ही जाना पड़ता था, एक फट्टी भी ले जानी पड़ती थी। आप भी ले जाते थे? अपनी अपनी फट्टी लेके जाते थे। फट्टी मतलब बिछा के स्कूल में बैठते थे, क्योंकि ना तो पर्याप्त स्थान होता था और न बैठने की कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तेजी से सरकार का यह प्रयास है कि हम भवनों का निर्माण पूर्ण करते जाएं।
अधिकांश जगह नए भवन बन गए। हमने माध्यमिक जो हमारे स्कूल हैं वहां सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब हमारे कार्यकाल में हमने बड़ी तेजी से हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, और वो बढ़ाई इसलिए कि गांव-गांव में ये ललक थी। हम जहां जाते थे हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी खोलो, और ये मांग बेटियों की तरफ से ज्यादा आती थी, क्योंकि बेटे को तो कोई गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल से भी भेज दे स्कूल, लेकिन जब बेटी का मामला आता था तो माता पिता बस 8वीं पास करके हो गई शिक्षा, अब घर बैठ, इसलिए हमारी बेटियां कम पढ़ पाती थी। हमने संकल्प लिया कि हम तेजी से नए स्कूल भी खोलेंगे, इसलिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जहां जहां आवश्यकता हुई, मांग आई। अब मैं तो जब दौरा करने जाता था तो बेटियां हर जगह आई जाती थी, मां हमारे गांव में हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलो, और हम लगातार खोलते चले गए। उसके बाद अब अभियान हाथ में लिया है उन स्कूलों के बेहतर भवन बनाने का। मुझे खुशी का भी स्कूल भवन लगातार बन रहे हैं। कन्या शिक्षक परिसर भी एक अद्भुत कल्पना है, जहां रहकर बेटियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रही है। ये जो नए स्कूल के भवन बन रहे हैं उनमें न बैठने के लिए न केवल कमरे हैं, वो लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से भी युक्त है। खेल के साधनों की भी हम धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे भवन का सवाल हो। और भवन में जो आत्मा होती है वो गुरुजन होते हैं, शिक्षक होते हैं। पहले गुरु थे, शिक्षक, पहले गुरुजी थे, शिक्षाकर्मी थे, उनको अध्यापक संवर्ग बना के सबको समाहित करके उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया है। आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। गुरु का स्थान बहुत सम्मान का स्थान होता है। हम तो जब अपने स्कूल जाते थे अपने गुरुजों के जाके सबसे पहले प्रणाम करते थे, उनके चरण छूते थे, इसके बाद फिर पढ़ने बैठते थे। प्रणाम गुरुजी ये कहते थे। गुरु का सम्मान जरूरी है, और सम्मानपूर्ण जीवन बिता सके इसकी व्यवस्थाएं भी जरूरी है। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि हमारे शिक्षक जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं उनको हम सम्मानजनक स्थान दे पाए। शिक्षा के आमतौर पर 3 उद्देश्य होते हैं। एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान देने का मतलब है इतिहास का हो, भूगोल का हो, विज्ञान का हो, जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान है और जो लगातार जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको अगली पीढ़ी को देने की हम व्यवस्था कर दें। ये ज्ञान देने का काम हमारे स्कूल कर रहे हैं। कौशल देने का मतलब है पढ़ने लिखने के बाद हाथ में इतना कौशल तो आ जाए कि हम अपना रोजगार स्वयं प्राप्त कर सकें। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी 6वीं से ही दी जाएगी। और इसलिए मध्य प्रदेश ने संकल्प किया है कि हम चिन्हित स्कूलों में 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे। उस पर हम काम कर रहे हैं तेजी से। पढ़ लिख के बच्चों को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। रोजगार 2 प्रकार के होते हैं। एक शासकीय नौकरियों में रोजगार। अभी हमने फैसला किया है जितने रिक्त पद है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये सारे के सारे पद भरे जाएंगे। प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जल्दी हजारों पदों पर भर्ती होगी। लेकिन सबको रोजगार केवल सरकारी नौकरियों में नहीं मिल सकता, इसलिए गैर सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार के जो अवसर हैं उनका हम पर्याप्त दोहन करेंगे। मेरे साथ ओम सकलेचा जी भी बैठे। एमएसएमई इसलिए कि नए नए कारखाने खोलें,
हमारे बच्चों को रोजगार मिले। और आपने तो एक नया प्रकल्प प्रारंभ किया है, जापानी भाषा सिखाओ और उसके माध्यम से रोजगार दिलवाओ, उसके लिए एमओयू भी किया है। रोजगार देने के जितने नए नए तरीके हो सकते हैं उन सब का हम दोहन कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा भी देंगे, रोजगार के लिए सहायता भी करेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जैसी योजना, युवा उद्यमी जैसी योजना, उसको नए सिरे से लागू करने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है नागरिकता के संस्कार देना। ईमानदार, चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, देशभक्त नागरिक तैयार करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। और इसलिए नैतिक शिक्षा उसको कैसे बेहतर ढंग से दे, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। नैतिक शिक्षा का एक बड़ा योगदान होता है चरित्र के निर्माण में। कई महापुरुषों के पाठ हमने पाठ्यक्रम में जोड़े हैं, जीवनी लगातार हम जोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन को दिशा दी, ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, ऐसे महापुरुष जो हमारी प्रेरणा के केंद्र बन गए, ऐसे कई महापुरुषों के पाठ हमने पाठ्यक्रम में जोड़े हैं। और अभी पिछले 2018 में मैंने रानी पद्मावती जी का पाठ जोड़ने का फैसला किया था। बाद में सरकार चली जाने के कारण उस पर अमल नहीं हुआ। रानी पद्मावती जी का जोहर अद्भुत था। भारतीय नारी के स्वाभिमान और गौरव के वो प्रतीक थी। अगले शिक्षा सत्र में वो पाठ्यक्रम में जुड़ जाना चाहिए। हम महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाएंगे ताकि हमारे जीवन को दिशा मिल सके। लेकिन शिक्षा के मामले में मैं एक बात और पूरे प्रदेश के बच्चों से कहना चाहता हूं। मेरे बच्चों, तो मेहनत से पढ़ना, लगन से पढ़ना। अभी तो कोविड काल है, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग ने कोविड काल में भी ऑनलाइन की उत्तम व्यवस्था करने का प्रयास किया है। भगवान करे कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले तो दिवाली के बाद हम स्कूल खोल पाए। लेकिन तब भी रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से शिक्षा देने के लगातार प्रयास विभाग ने किए हैं। हमारे बच्चे स्कूल में आके मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के होते हैं। 8वीं तक के बच्चों को अभी स्कूल नहीं आने देना है। तो कोविड काल में भी शिक्षा की व्यवस्था के नए नए तरीकों का उपयोग भी किया है, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है। लेकिन एक बात मेरे मन में रह के आती है। हमारे प्रदेश में बड़ी आबादी निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब भाई और बहनों की है। गरीबी अभिशाप नहीं है, गरीबी पाप नहीं है। आखिर गरीब को भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। गरीब बच्चों में भी क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, योग्यता होती है। हम उनको नंगा भूखा नहीं कह सकते। देखिए, धरती के संसाधन सबके लिए, भगवान ने सबके लिए बनाए। जो धरती पर पैदा हुआ उसके संसाधन है ये, चाहे जमीन हो, पानी हो, हवा हो, खदानें हो, उस पर हर एक इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ उसका हक है। लेकिन सबके पास वो संसाधन नहीं है। कुछ बुद्धिमानों ने, कुछ ताकतवर लोगों ने इन संसाधनों पर अधिकार किया है और इसके कारण विषमता की खाइयां पैदा हो गई है। एक तरफ भव्य भवनों में रहने वाले कुछ परिवार जिनके पास अकूत दौलत और संपत्तियां है, और दूसरी तरफ ऐसे मासूम बच्चे भी कि जो जब जन्म लेते हैं तो उनका तन का बोझ संभालने लायक उनके पैर होते हैं, तो माता पिता उनको मजदूरी या काम धंधा करने भेज देते हैं। हम ये नहीं होने देंगे। गरीबों का हक सब संसाधनों पर है, इसलिए उसका हक देंगे, उसको न्याय देंगे।
और न्याय देने के दो तरीके, एक जिनके पास ज्यादा है उनसे छीन लो। दुनिया में ये प्रयास भी हुए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के लिए, सिवाय जंजीरों के लिए, लेकिन पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। लेकिन ये हिंसा और संघर्ष का रास्ता है, ये रास्ता ठीक नहीं है। और दूसरा रास्ता है जिनके पास ये संसाधन है, जो इससे धन कमाते हैं, अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनसे टैक्स लिया जाए और गरीबों को सुविधाएं दे दी जाए। इसलिए हमने संबल जैसी योजना बनाई गरीब को न्याय देने के लिए, और उस योजना में तय किया कि बेटा बेटी कितने गरीब परिवार का हो, वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, अगर वो गरीब है तो उसकी फीस माता पिता पर बोझ नहीं रहने देंगे। उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार भरवाएगी। यह फैसला ऐसे ही नहीं था, सस्ती लोकप्रियता का फैसला नहीं था, यह गरीब बच्चों को न्याय देने का फैसला था। और यह फैसला, हमारी ये योजना पहले ठप्प कर दी गई थी, अब हमने फिर चालू कर दी है। आज मैं फिर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, कोई गरीब बेटा बेटी किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, किसी समाज का हो, अगर उसमें टैलेंट है तो बिना धन के हम उसे निराश नहीं होने देंगे। उसकी पढ़ाई की संपूर्ण व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, चाहे वो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, आईआईटी की, आईआईएम की, कोई भी पढ़ाई हो मेरे बच्चों, धन के अभाव में तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमने सामान्य निर्धन वर्ग आयोग को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला किया है, ताकि सामान्य वर्ग के निर्धन बच्चों की बेहतर व्यवस्था कर सके शिक्षा की। पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग का दर्जा भी अभी दिया है, ताकि वो बच्चे भी शिक्षा की दौड़ में, रोजगार के अवसरों में पिछड़ ना पाए। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटियों के लिए एकलव्य विद्यालय, श्रमोदय विद्यालय, ज्ञानोदय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, इसलिए कि मेरे बेटा बेटियों तुम पीछे ना रह जाओ। सबको न्याय, सामाजिक न्याय, ये जरूरी है और ये हम दे के रहेंगे। और अनेकों ऐसी योजनाएं जो केवल शिक्षा की नहीं, शिक्षा के अलावा जिंदगी चलाने की है, वो हमने प्रारंभ किए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, ये सबकी जरूरत है। इसलिए मध्य प्रदेश के गरीबों, गरीबी पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मेरी सरकार के खजाने पर पहला हक है तो मध्य प्रदेश के गरीबों का और किसानों का है, और आपका हक आपको देंगे। इसलिए बच्चों के लिए कई बेहतर व्यवस्था हमने करने की कोशिश की। बच्चे स्कूल आए तो 8वीं तक यूनिफॉर्म देना, निःशुल्क किताबें देना, दूसरे गांव जाए तो साइकिल देना। गांव की बेटी योजना हमने इसलिए बनाई थी कि 12वीं के बाद भी मेरी गांव की बेटियां पढ़ती रहें, 60% से ज्यादा नंबर लाएं तो 5,000 रुपया उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक पाएं, ताकि कॉलेज में भी मेरी बेटियां जा सके। अभी मेरी बेटी जो जुड़ी थी सुरक्षा, उसको लैपटॉप मिला है, लैपटॉप के पैसे हमने दिए थे, बीच में ये योजना बंद कर दी गई, हमने फिर से चालू की है। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। लाडली लक्ष्मी योजना को भी हमने शिक्षा से जोड़ा है। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं 10वीं पास करके 11वीं 12वीं में जाए तो अलग राशि। इसलिए कि पढ़ाई अनवरत चलती रहे, निरंतर चलती रहे। अलग अलग बच्चों को एक निश्चित संख्या में
अगर विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन होता है तो चाहे 15 लाख हो चाहे 20 लाख रुपया साल हो, उनकी फीस वो फीस भी हम भरवाएंगे। गरीब, निर्धन, किसान, कमजोर वर्ग के बच्चों को किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। और एक विचार और मन में आया है, उच्च शिक्षा की फीस तो हम भरवा ही रहे, संबल योजना में इसका प्रावधान किया था, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, अलग अलग कोर्स, उनमें से कई बंद हो गए थे, फिर से हम चालू कर देंगे। लेकिन एक चीज मुझे और बड़ी पीड़ा देती है, वह दोहरी शिक्षा की व्यवस्था। एक तरफ पब्लिक स्कूल जहां बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटी पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिक स्कूल्स, और दूसरी तरफ मेरे सरकारी स्कूल, हमारे गरीब, किसान, निम्न मध्यम वर्गीय, उनके बेटा बेटी पढ़ते हैं। अकल दोनों में बराबर है, क्षमता प्रतिभा दोनों में बराबर है, लेकिन अवसर की समानता नहीं है, तो हमारे ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे हो सकते हैं अंग्रेजी मुझसे उतने पारंगत ना हो, और इसलिए वो दौड़ में पिछड़ जाते हैं। और इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता ठीक हो, यह दोहरी शिक्षा की व्यवस्था समाप्त हो। देखिए, सरकारी शिक्षा की व्यवस्था को ऐसा कर दें कि वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्तर पर पहुंच जाए। हमारे कई उत्कृष्ट विद्यालयों ने बहुत उत्कृष्ट काम किया है। यहां सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल के बच्चे मेरिट में लगातार आ रहे हैं। हम उत्कृष्ट विद्यालयों को भी बेहतर करेंगे, और आने वाले समय में मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूं, हम बड़े स्कूल, बेहतर शिक्षक, अत्याधुनिक व्यवस्थाएं, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से भी बसों से बैठ के बच्चे आएंगे, दिन भर पढ़ेंगे और बाद में घर जाएंगे। हम ऐसे विद्यालय प्रारंभ करेंगे, 10,000 ऐसे विद्यालय पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बनाएंगे। अपने बच्चों को हम पीछे नहीं रहने देंगे। अमीरी गरीबी की खाई कई बार कई के भविष्य बर्बाद कर देती है। केवल गरीब है इसलिए वो अवसर प्राप्त करने से चूक जाए, यह अन्यायपूर्ण होगा। इस अन्याय को हम समाप्त करेंगे। अभी तो कई योजनाएं बनाई, आगे और योजनाएं बनेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में गरीब बच्चे भी आत्मनिर्भर होकर शिक्षा प्राप्त करें, इसके हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं शिक्षा विभाग को, आदिम जाति कल्याण विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोविड काल में उन्होंने निरंतर प्रयास किया है कि ज्ञान की धारा सूख ना पाए, किसी न किसी माध्यम से बच्चों तक उसको पहुंचाते रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना अब घट रहा है, सावधानी की जरूरत है, ये मैं जरूर कहता हूं। निश्चिंत ना हो जाएं, मास्क जरूर लगाएं, वो जरूरी है। दूरी भी बना के रखें। त्योहारों का सीजन आ रहा है, त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन ऐसे मनाएं कि जिससे कोरोना की दूसरी लहर पैदा ना हो पाए। और ये हमने कर लिया तो दिवाली के बाद स्कूल खोल देंगे। जल्दी हम चाहते हैं स्कूल खुले। अब एक प्राचार्य जी कह रहे थे कि माता पिता परेशान है, बच्चों को संभाल ही नहीं पा रहे घर में। अब दिन भर बच्चे क्या करेंगे? इसलिए स्कूल जाने की राह खुले, कोरोना कंट्रोल हो, इसलिए सारी सावधानी भी रखें। आज इस अवसर पर मैं जहां स्कूल के भवन बने, उन ग्रामवासियों को, बच्चों को भी बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ कन्या शिक्षा परिसर जिन क्षेत्रों को प्राप्त हुआ है, उनको भी बधाई देता हूं, इस संकल्प के साथ कि शिक्षा के समान अवसर गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों को भी हम उपलब्ध कराएंगे। उसके जितनी योजनाएं बनानी पड़े मामा बनाएगा, धन की कमी नहीं आने देगा।
धन के वितरण में समानता, ये हमारा लक्ष्य है। गरीब तक पैसा पहुंचे ताकि जरूरी चीजें ना रुके, इसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। मैं एक बार फिर बच्चों से अपील करता हूं, ढंग से पढ़े। तुम जो बनना चाहते हो, ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो और उनको पूरा करने का प्रयास करो, उसके लिए परिश्रम करो। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, प्रोफेसर, वकील, पटवारी, आईएएस, आईपीएस, उद्यमी, व्यवसायी, किसान, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। हर संभव सहयोग हम करने का प्रयास करेंगे और इसलिए समय का सही उपयोग भी करना। भी जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है तब तक जिन माध्यमों से शिक्षा प्राप्त हो रही है, शिक्षा प्राप्त करना, समय का उपयोग करना। और बाद में जब सामान्य दिन आएंगे, आ ही रहे हैं धीरे धीरे, मुझे विश्वास है, तब हम फिर स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ना तो मैं हारूंगा और ना तुम्हें हारने दूंगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।